रात के सन्नाटे में एक मेट्रो स्टेशन पर अचानक एक अजीब सी औरत दिखाई देती है। उसका शरीर अजीब ढंग से मुड़ा हुआ था, जैसे उसने शराब पी रखी हो। पास खड़ा एक लड़का ये देखकर चौंक जाता है। वो उसकी एक फोटो खींचकर ऑनलाइन डाल देता है, लेकिन जैसे ही कमेंट आने लगते हैं, लोग घबरा कर लिखते हैं कि भाग जा, वो औरत इंसान नहीं है। लड़का डर कर दोबारा सिर उठाकर देखता है, लेकिन सामने से वो औरत गायब हो चुकी थी। वो अभी इस कंफ्यूजन में होता है कि आखिर प्लेटफॉर्म के दरवाजे अचानक बिना किसी वार्निंग के कैसे खुल गए। वो आगे झांकता है और अगले ही पल ये घटना इस महीने यूशवी स्टेशन पर होने वाली तीसरी रहस्यमयी मौत बन जाती है। इस केस की जांच करने के लिए जर्नलिस्ट यूना वहाँ पर आती है। अंदर की सच्चाई जानने के लिए वो अपने एक दोस्त से मिलती है, जो कि उसी स्टेशन पर काम करता था। लगातार सवालों के बाद उसका दोस्त अपनी जिंदगी का एक डरावना अनुभव सुनाता है। एक रात नाइट शिफ्ट के दौरान सीसीटीवी में उसने प्लेटफॉर्म पर एक अजीब से आदमी को देखा था। वो तुरंत नीचे दौड़ता है, तब तक वो आदमी पटरियों के बीच जाकर खड़ा हो चुका होता है। यूना का दोस्त रियो प्लेटफॉर्म से जोर जोर से चिल्लाता है, उसे ऊपर आने को कहता है, लेकिन सामने वाला कोई रिएक्शन नहीं देता। बिना ज्यादा सोचे वो उसे बचाने के लिए खुद नीचे कूद जाता है, लेकिन जैसे ही जमीन पर पैर रखता है, उसे एहसास होता है कि उस आदमी के पास एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है और उसी पल रियो सुन्न रह जाता है। ट्रेन अब बिल्कुल सामने आ चुकी होती है। आखिरी सेकंड में रियो किसी तरह प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है, लेकिन वो आदमी ट्रेन से टकराकर बुरी तरह कुचला जाता है। यूना को ये सब एक ब्रेकिंग न्यूज लगती है। तभी उसे याद आता है कि शव हटाने वाले आदमी मिन ने भी कुछ न कुछ तो देखा ही होगा। वो उससे मिलने जाती है। तभी मिन बताता है कि शव हटाते वक्त उसने भी लोहे की सीढ़ियों के नीचे एक बच्ची को देखा था। जब उसने उसका नाम पूछा तो उसने बस उसे एक नंबर दिखा दिए और फिर गायब हो गई। यूना को बहुत अजीब लगा। तभी उसकी नजर मिन के हाथों पर पड़ती है। वहाँ अजीब से स्क्रैच मार्क्स होते हैं, लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचती और आगे बढ़ जाती है। इसके बाद वो उस ट्रेन के ड्राइवर से मिलने जाती है, लेकिन जब उसके पास जाती है तो उसे एहसास होता है कि वो आदमी बहुत गहरे सदमे में है। सबसे अजीब बात ये थी कि उसके हाथों और गर्दन पर भी वही स्क्रैच के मार्क्स थे। इसके बावजूद वो उससे सवाल पूछती है। तभी वो कहता है कि इस रात मैंने एक नहीं 2 इंसानों को कुचला था। इसके बाद वो कुछ नहीं कहता और अचानक चुपचाप खड़ा हो जाता है। बिना कुछ बोले वो बिल्कुल रोबोट की तरह चलता हुआ स्टेशन के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगता है। घबराकर वो उसके पीछे पीछे दौड़ती है। वो नीचे कमरे में जाकर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है और कुछ नंबर बड़बड़ाता रहता है। अगले दिन ट्रेन में सफर करते वक्त वो देखती है कि लोग उसकी लिखी हुई खबर को पढ़ रहे थे। वो मन ही मन बहुत खुश होती है। जैसे ही वो ट्रेन से बाहर निकलती है, एक हाथ उसके पैर को पकड़ लेता है। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वो अपने ऑफिस डेस्क पर बैठी होती है। जब वो ऊपर की तरफ देखती है तो उसकी कलीग उसे अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, सब हाथों में केक लेकर अंदर आ जाते हैं। ताली बजाते हुए उसे बधाई देते हैं। उसे बताते हैं कि उसकी खबर के व्यूज 1 मिलियन पार कर चुके हैं। लेकिन तभी उसकी बॉस वहाँ पर आ जाती है और उससे पूछती है कि तुमने ड्राइवर का इंटरव्यू कब लिया था। तब वो कहती है कि 10 बजे। लेकिन बॉस गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए उसे बताती है कि ड्राइवर तो उसी रात 9 बजे उसी स्टेशन पर मर गया था। ये बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब सीसीटीवी को चेक किया जाता है तो जो सामने दिखता है वो किसी भी इंसान की समझ से बहुत परे था, क्योंकि वो वहाँ पर बैठी सिर्फ हवा से बातें कर रही होती है और जिस कमरे में उस ड्राइवर ने फांसी लगाई थी वो वहाँ पर जाकर उसका इंटरव्यू ले रही होती है। इसके बाद सू नाम की एक औरत यूना से मिलने आती है। वो बताती है कि जो ट्रेन से कुचला गया था वो उसका भाई था। वो दोनों भाई बहन रोज एक ही सपना देखते थे, एक रोते हुए कुएं का सपना। वो बताती है कि हमें नहीं पता था कि वो सपना क्यों आता है, लेकिन उसका भाई उस बात का पता लगाने के लिए जानबूझकर उसी स्टेशन पर नौकरी करने आया था। इसके बाद वो घर जाकर इंटरनेट पर इस सब के बारे में जांच करती है। तब उसे पता चलता है कि वहाँ स्टेशन बनने से पहले एक अनाथालय था, जहाँ पर वो कुआं भी था। इसके बाद वो ड्राइवर की लाश देखने जाती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस लाश पर भी अजीब तरह के मार्क्स थे। तभी रियो की नजर उस लाश हटाने वाले आदमी के हाथों पर जाती है, जहाँ बिल्कुल वही निशान होते हैं। वो इन नए सुरागों के साथ स्टोरी दोबारा लिखती है। खबर फिर से वायरल हो जाती है। लोग कमेंट्स में अपनी तस्वीरें डालने लगते हैं। कई लोग अपने शरीर पर ऐसे ही निशान देखते हैं। कुछ मजाक में लिखते हैं कि कहीं अगला नंबर हमारा तो नहीं। एक दिन रियो देखता है कि उसके ऑफिस के एक साथी के शरीर पर भी वही खरोंचे उभर आई हैं। वो तुरंत उसे चेतावनी देता है कि आज ही जाकर हॉस्पिटल में चेकअप करवा लो, लेकिन वो इस बात को हल्के में लेता है। उसी समय एक लड़की लड़खड़ाते हुए स्टेशन के टॉयलेट में घुसती है। उसकी कलाई पर भी वही अजीब मार्क्स होते हैं। ड्यूटी पर मौजूद वो तुरंत सूचना पाकर वॉशरूम की तरफ भागता है। अंदर जाकर देखता है सिंक के पास बस एक हैंडबैग पड़ा था। सामने वो बंद टॉयलेट का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। उलझन में वो जमीन पर झुककर नीचे अंदर की तरफ झांकता है और उसी रात यूशवी स्टेशन के वॉशरूम में 2 लाशें मिलती हैं। दूसरी तरफ ड्यूटी खत्म होने के बाद रियो का सामना एक अजीब छोटी बच्ची से होता है। बच्ची के गले में टंगी एक नंबर प्लेट उसकी नजर खींच लेती है। बिना सोचे समझे वो उन नंबर्स को जोर से पढ़ देता है। नंबर पूरा होते ही उसकी बाह पर भी वही खरोंचे उभर आती हैं। जब ये बात यूना को पता चलती है तो वो एक पल भी नहीं सोचती। हालात की गंभीरता समझते हुए वो उसे कुछ समय के लिए अपने घर में रहने देती है, लेकिन अब साफ था कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। रियो देखता है कि एक छोटी बच्ची उसके सामने है। उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। तभी एक एक करके कई बच्चे उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। अचानक उसे महसूस होता है कि वो खुद एक गहरे सूखे कुएं में खड़ा है। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी मरा हुआ वही ऑफिस वाला साथी उसके सामने आ जाता है और उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लेता है। वो पसीने से डूबा हुआ नींद से जाग जाता है। जब वो बताता है कि उसने
उसने भी वही सूखे कुएं का सपना देखा तो यूना को यकीन हो जाता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। दोनों फिर से सू के घर जाते हैं। इस बार उन्हें उसके भाई के पुराने मोबाइल में एक वीडियो मिलती है। वीडियो में साफ दिखता है कि वो पटरियों के पास पास चलकर कुएं को ढूंढ रहा था। आखिर में कैमरा मिट्टी पर टिकता है जहाँ पर बिखरी हुई इंसानों की हड्डियां दिखाई देती हैं। वीडियो खत्म होते ही सब समझ जाते हैं कि हर सवाल का जवाब उसी कुएं में छुपा हुआ है। सच जानने के लिए दोनों स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। वीडियो में दिखाए गए रास्ते को फॉलो करते हुए वो आखिरकार उसी जगह पहुंच जाते हैं। टॉर्च की रोशनी में जो दिखता है वो रूह कंपा देता है। मिट्टी के नीचे कई बच्चों के कंकाल थे। वो जैसे ही उसे खोदने लगते हैं अचानक मिट्टी से एक हाथ बाहर निकलता है। दोनों डर के मारे पीछे हटते हैं। तभी कई डरावने चेहरों वाले बच्चे सामने आते हैं और एक साथ तेज चीर देने वाली चीख लगाते हैं। ये वही बच्चे थे जिन्हें 30 साल पहले अंधेरे कुएं में जिंदा दफना दिया गया था। इतने सालों बाद पहली बार किसी ने उनकी मौजूदगी को महसूस किया था। उन मासूमों को देखकर यूना का दिल भर जाता है और वो वादा करती है कि वो सच सबके सामने जरूर लाएगी और उन्हें इंसाफ दिलाएगी। ये सुनते ही सारे बच्चे एक साथ गायब हो जाते हैं। घटना के बाद दोनों पुलिस को बुलाते हैं। जांच पूरी होती है और उन बच्चों के अवशेषों को आखिरकार सम्मान के साथ दफनाया जाता है ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिल सके। वापस आकर यूना इस पूरे मामले को जोड़कर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करती है, लेकिन जैसे ही वो उसे पब्लिश करने वाली होती है अचानक उसकी बॉस उसके सामने आ जाती है और उसे रोक देती है। वो उसे कड़ी फटकार लगाती है और उसे सस्पेंड कर देती है। बाद में उसे साथियों से सच्चाई पता चलती है। 30 साल पहले कंस्ट्रक्शन टीम को पहले से मालूम था कि कुएं में बच्चों की लाशें हैं, लेकिन प्रोजेक्ट रोकना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उस वक्त के एक रिपोर्टर को रिश्वत देकर मामला पूरी तरह दबा दिया। आज जब ये पुराना केस दोबारा सामने आया तो साफ था कि किसी बड़े फायदे पर चोट लगी है। ड्यूटी के दौरान रियो पर फिर से हमला होता है। डर के मारे वो स्टेशन से बाहर भागता है। तभी उसकी मुलाकात मेट्रो में सफर कर रहे मिन से होती है, लेकिन जो वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। मिन के हाथों पर अब कोई भी स्क्रैच मार्क्स नहीं थे। उसका घर तक पीछा करता है। अपने हाथ पर निशान दिखाकर उससे पूछता है कि आखिर इससे बचने का तरीका क्या है। दूसरी तरफ सू भी यूना के घर पहुंच जाती है। उसके हाथ पर भी वही निशान उभर आते हैं। तभी सू को समझ आता है कि जो भी इस केस के बारे में जानता है उस पर ये श्राप आ जाता है और खुलासा होने के बाद भी नहीं हटता। लेकिन उस आदमी मिन को सब पता था कि इसे कैसे रोका जा सकता है। अगर कोई दूसरा इंसान जो इस केस के बारे में जानता है अगर वो उन नंबरों को दोबारा पढ़ दे तो ये श्राप उस पर ट्रांसफर हो जाता है और मिन अब तक यही करता आया था। जब सू पर वो श्राप पूरी तरह असर करता है तो बेहोशी की हालत में उसे वही छोटी बच्ची दिखाई देती है। उसी पल उसके दिमाग में वही दबी हुई यादें अचानक जाग उठती हैं। सच्चाई सामने आती है कि जिस जगह पर आज वो स्टेशन है पहले वहाँ एक अनाथालय हुआ करता था और उस अनाथालय का संचालक कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। ऊपर से वो जगह एक चैरिटी इंस्टीट्यूशन लगती थी, लेकिन पर्दे के पीछे वहाँ बच्चों के अंगों की तस्करी होती थी। जब वहाँ मेट्रो स्टेशन बनने की बात आई तो पिता को डर हुआ कि उसका गुनाह सबके सामने आ जाएगा। उसने एक खतरनाक प्लान बनाया। फायर ड्रिल के बहाने उसने सभी बच्चों को उस पुराने कुएं के पास बुलाया। बच्चों से कहा कि जिसका नाम पुकारा जाएगा वही बाहर आएगा, लेकिन उसने सिर्फ अपनी बेटी का नाम लिया। बाकी सारे बच्चे उसी अंधेरे कुएं में जिंदा दफना दिए गए। कांपते हाथों से सू एक पुरानी नोटबुक निकालती है। उसमें लिखी हुई तारीखें असल में वही नंबर थे जो उन बच्चों के गलों में टंगे रहते थे। अगली सुबह यूना को एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से कहा जाता है कि उसने अपना नंबर बदल लिया है और वो नया नंबर जोर जोर से पढ़कर सुनाता है ताकि नोट कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही कॉल खत्म होती है यूना को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसी पल उसकी कलाई पर वही खरोंचे उभर आती हैं। उसे समझ आता है कि जिस दोस्त पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने अपनी जान बचाने के लिए उसे वो श्राप सौंप दिया। और तभी उसकी नजर अपने पहली छपी हुई रिपोर्ट पर जाती है। उसकी रिपोर्ट को एडिटर ने मनमाने तरीके से बदल दिया था। गुस्से में वो सीधा ऑफिस के कैबिन में घुसती है और सवाल करती है, लेकिन वो उल्टा उसी पर आरोप लगा देती है। वो कहती है कि उसने खबर बनाई है और उसे तुरंत रिजाइन देने को कहती है। वो बिना बहस किए जेब से एक छोटा सा पेपर स्लिप निकालती है और शांत लहजे में कहती है कि इस पर लिखे हुए नंबर जोर से पढ़ दीजिए, मैं अभी इस्तीफा दे दूंगी। ऐसी आसान डील सुनकर सामने वाला जरा भी नहीं सोचता। वो वहीं खड़े खड़े उन नंबरों को पढ़ देती है। नंबर खत्म होते ही वो चुपचाप अपनी रेजिग्नेशन टेबल पर रखती है और बिना पछतावे के वहाँ से चली जाती है। बाहर निकलते वक्त वो देखती है कि उसकी कलाई पर सारे निशान गायब हो चुके हैं और तभी पीछे से उसे एक चीख सुनाई देती है जो ये बताती है कि वो श्राप अपना नया शिकार ढूंढ चुका है।